नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम से तो हम सभी परिचित हैं और इसी में अब एक नई खबर आ रही है कि ईरान में जो कुछ चल रहा है उससे काले जो वहां पर बादल घिर चुके हैं, वहां पर जो संभावित एसिड रेन की स्थिति बनी हुई है, उससे अब भारत भी प्रभावित होने जा रहा है। भारत के कई सारे जो राज्य है वहां पर उस घटनाक्रम के या कह सकते हैं वहां पर जो भी पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे बादल एसिड रेन की स्थिति है, उससे भारत के कई सारे राज्य दो चार होने वाले हैं, यानी प्रभावित होने वाले हैं। तो इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले, देखेंगे कि आखिर इस तरह का घटनाक्रम क्यों कहा जा रहा है कि ईरान में हो रहे जो भी घटनाक्रम है उसका प्रभाव अब सीधे भारत के ऊपर सिर्फ अर्थव्यवस्था ऊर्जा संसाधन के ऊपर ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय तौर पे भी देखें तो अब एक तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिन पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। ईरान के जो काले बादल है वो सभी के लिए तो खतरा बने हुए हैं, लेकिन खासतौर पर भारत के 3 राज्यों के ऊपर गंभीर जो संकट है वो उत्पन्न हो चुका है। अगर इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो हाल ही में ईरान में तेल जो ठिकाने हैं उन पर कथित तौर पे अमेरिका इजराइल के एयर स्ट्राइक हुए हैं, जिसमें खास तौर पे वहां की राजधानी तेहरान और आसपास के जो क्षेत्र वहां पर भारी मात्रा में जो काला धुआं है, जो प्रदूषण है, उसके फैलने की खबरें आई हैं और वहां पर एक तरह से कहा गया है कि ब्लैक रेन की स्थिति बनी हुई है। इस तरह की जो भी घटनाएं हैं ये पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित की हैं और इन घटनाओं के कारण देखें तो वातावरण में जो विषैले कण हैं, भारी जो धातु हैं, सल्फर यौगिक हैं, बड़ी मात्रा में फैल चुके हैं, जिसे एसिड रेन और व्यापक जो पर्यावरणीय संकट है उसकी जो आशंका है वो वहां पर पैदा हो चुकी है। लेकिन अब जो ये आशंका है अब ईरान तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि इसका जो असर है अब केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ से हवा के माध्यम से मिडिल ईस्ट होते हुए, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए इसका जो असर है वो भारत और भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, इसका पूरा डिटेल में इस घटनाक्रम का वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और भू राजनीतिक जो विश्लेषण है वो आज हम करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम संकट की पृष्ठभूमि की बात करें कि यह संकट है क्या, तो ईरान के जो तेल भंडार हैं, जो ऑयल रिजर्व हैं, नेचुरल गैस जो रिजर्व हैं, जो रिफाइनरी क्षेत्र हैं, उस पर बड़े पैमाने पर स्ट्राइक हुई है। वहाँ पर आग लगने के कारण भारी मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा देखें जो सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है, उनके फैलने की बात की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर जो सूक्ष्म कण हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वो भी वातावरण में उत्सर्जित हुए हैं। तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के जलने से निकलने वाले जो कण हैं ये वातावरण में जाकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड में बदल रहे हैं, जिसे एसिड रेन की स्थिति बनी हुई है। और इस पूरे मसले के संदर्भ में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि यदि प्रदूषण लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका स्थानीय पर्यावरण के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इसका जो असर है ये कई सारे क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है और ये आने वाले समय में एक पर्यावरणीय आपदा का रूप ले सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात जो देखने को मिल रही है वो जहरीले बादलों का जो फैलाव है। अगर इसकी हम बात करें कि ईरान से ये कहाँ तक पहुँच रहा है तो ये भारत तक पहुँच रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वायुमंडल जो मॉडल है, जो एक एटमॉस्फेरिक जो मॉडल हैं, जो सिद्धांत हैं, वो बताते हैं कि तेल जलने से बने हुए जो धुएं के जो कण हैं ये हजारों किलोमीटर तक क्या हो सकते हैं, ये फैल सकते हैं। और इस कारण से कहा जा सकता है कि ये जो मसला है यहाँ पर देखेंगे तो ईरान से ये फैलते हुए भारत तक पहुंच सकता है। अगर इसके महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक बिंदु हैं उसकी अगर बात करें तो वातावरण में जो मौजूद जो जेट स्ट्रीम है ये धुएं और सूक्ष्म कण को लंबी दूरी तक क्या कर सकता है, ये पहुंचा सकता है। और यहाँ पर जो भी वायुमंडलीय जो मॉडल्स हैं उसके अनुसार प्रदूषण के जो गण हैं ये लगभग 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। और वर्तमान में हवाओं की जो दिशा है वो ईरान से देखें तो धीरे धीरे पाकिस्तान, बलूचिस्तान की ओर बताई जा रही है। और सबसे पहले प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र होंगे तो यहाँ पर ईरान से पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अलावा अगर देखेंगे तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पश्चिम जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, जो भारत से सटा हुआ ये वाला जो क्षेत्र है, ये भी प्रभावित माना जा रहा है। तो यदि तेज हवाएं बनी रहती हैं तो इस प्रदूषण के जो कण हैं वो भारत में भी क्या हो जाएंगे, अब इंटर कर जाएंगे।
तो क्या भारत पर देखें तो कोई बड़ा जो खतरा है वो आने वाला है? क्या भारत पर भी खतरा है? तो बिल्कुल है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि भारत पर फिलहाल सीधा तो असर यहाँ से ईरान के द्वारा आने वाले प्रदूषित कण या इस तरह के जो भी विभिन्न जो हानिकारक जो पदार्थ हैं, रसायन हैं, उनका सीधे तो असर नहीं है। और सीधे असर है भी तो वो जो असर है वो क्या है? वो लिमिटेड है, वो सीमित स्तर पे है पूरी तरह से, लेकिन खतरे को नकारा नहीं जा सकता है। भारत के महत्वपूर्ण तौर पे देखेंगे तो जो कुछ राज्य हैं, जैसे कुछ राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर भारत के महत्वपूर्ण जो राज्य हैं, जिसमें आप देखेंगे जो गुजरात है, गुजरात में चूंकि पश्चिमी पाकिस्तान से सटा हुआ ये हिस्सा है, या फिर देखेंगे जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा पंजाब वाला जो क्षेत्र है, वहाँ भी कहा जा रहा है कि ये तीन जो भारत के महत्वपूर्ण राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये क्या हो सकते हैं? संभावित रूप से प्रभावित राज्य हो सकते हैं। भारत को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं, उसमें आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो हिमालय पर्वत है, क्योंकि हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वो एक तरह से यहाँ पर देखें तो बाधक का काम करती है, क्योंकि इधर से आने वाली जेट स्ट्रीम जो भी हवाएं हैं वो अपने साथ जो चीज़ें लाती हैं, जैसे पहले कहे तो जलवाष्प लेके आती हैं, तो वो हिमालय से टकराकर इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं। ठीक उसी परिस्थिति में हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है ये प्रदूषण के फैलाव को आंशिक रूप से रोक सकता है। ईरान और भारत के बीच की जो दूरी है, वायु प्रवाह की जो दिशा है, यदि जेट स्ट्रीम अत्यधिक मजबूत हो जाए तो सूक्ष्म कण भारत तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि ईरान से इस तरह के जो भी हानिकारक कण हैं जो एक पर्यावरणीय आपदा उत्पन्न कर सकते हैं, अगर जेट स्ट्रीम प्रबल हुई तो फिर ये भारत तक पहुँचना इनका निश्चित है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें जो भी साइंटिफिक जो फैक्टर्स हैं, जो जेट स्ट्रीम की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा जेट स्ट्रीम के बारे में भी हमें समझना होगा। जेट स्ट्रीम है क्या? तो जेट स्ट्रीम वायुमंडल की ऊपर की जो परतें होती है, लगभग कितना, तो 9 से लेकर 16 किलोमीटर का ये एक ऊंचाई वाला जो रेंज है, इसमें बहने वाली बहुत तेज गति से चलने वाली क्या होती हैं? ये संकरी वायुधाराएं होती हैं। इनकी गति क्या होती है? काफ़ी तेज होती है। लगभग देखेंगे 150 से लेकर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या होती है? ये चलती है। और सामान्य तौर पे आप देखें इनकी जो दिशा है, आप देखेंगे वेस्ट से क्या होती है? ये इनकी दिशा ईस्ट होती है, यानी पश्चिम से पूरब होती है। अगर इनके बनने के कारण की बात करें तो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जो तापमान है, जो वायुदाब है, उनके बीच में होने वाला जो अंतर है वो एक समान नहीं होता है, और उस अंतर के कारण ये जो जेट स्ट्रीम है इसकी उत्पत्ति होती है। विशेष रूप से ध्रुवीय जो ठंडी हवा है, जो उष्णकटिबंधीय जो गर्म हवा है, उनके बीच में जो तापमान का अंतर है, उस अंतर के कारण इस जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। अगर बात करेंगे कि आखिर जेट स्ट्रीम के कौन से प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स कौन से हैं, तो ये मूल रूप से दो तरह के आप इसे कह सकते हैं। पहला जो होता है जो पोलर जेट स्ट्रीम कहलाता है, तो देखिए पहला जो होता है ध्रुवीय, या कह सकते हैं कि वो क्या होता है, वो पोलर जेट स्ट्रीम होता है। तो ये क्या हो गया? ये पहला हो गया पोलर जेट स्ट्रीम। क्या होता है कि लगभग 50 से लेकर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या होता है कि लगभग 50 से लेकर इसका 60 डिग्री जो अक्षांश जो क्षेत्र है उसके आसपास ये पाया जाता है। तो 50 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा। ये मध्य अक्षांशों के मौसम जो होते हैं, जो तूफान होते हैं, उनको खास तौर पे ये प्रभावित करता है। दूसरी बात देखिए, दूसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं। लगभग आप देखेंगे 25 से लेकर 35 डिग्री जो है वो अक्षांश के आसपास ये पाया जाता है, और भारत के मानसून और पश्चिम का जो विक्षोभ है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसको ये प्रभावित करता है। अगर इस जेट स्ट्रीम की बात करें कि भारत का जो मौसम है, भारत के मौसम पर इसका क्या प्रभाव होता है, तो अगर थोड़ा सा मौसम पे पड़ने वाले प्रभाव की हम चर्चा कर ले तो देखिए इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। खास तौर में देखिए जब विंटर का सीजन होता है, भारत में जब सर्दियों का सीजन होता है, मौसम होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ को भारत तक ये लाती हैं, जिससे उत्तर भारत में बारिश और हिमपात देखने को मिलता है। मानसून के आगमन और वापसी को ये प्रभावित करती हैं।
वायुमंडलीय जो प्रदूषण है, धूल के जो कण हैं, धुएं को हजारों किलोमीटर दूर तक ये ले जा सकती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जेट स्ट्रीम महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात देखने को मिली, जैसे ब्लैक रेन की बात की गई कि ईरान में क्या हुआ है, ब्लैक रेन हुआ है, और उसी के स्तर पे देखें एसिड रेन भी उसे कहा गया है। तो एसिड रेन कहने का मतलब क्या होता है कि ये वो वर्षा होती है जिसमें सामान्य से अधिक मात्रा में आप देखेंगे कि जो एसिडिक जो कंटेंट है वो आपको देखने को मिलता है। जो अम्लीय तत्व हैं, मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक जो अम्ल है, नाइट्रिक जो अम्ल है, वो घुले होते हैं। और ये बरसात तब बनती है जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जल वाष्प के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करके अम्ल बना लेता है। सामान्य तौर पे वर्षा का जो पीएच होता है, अगर यहाँ पर जो भी वर्षा होती है उसके अगर पीएच मान की हम बात करेंगे तो वो कितना होता है, तो वो लगभग 5.6 होता है जो पीएच वैल्यू होता है। जबकि एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू है यहाँ पर आप देखेंगे तो वो क्या है, वो 5.6 से क्या होता है, वो कम होता है। तो केवल बारिश के रूप में ही नहीं बल्कि कह सकते हैं अन्य रूपों में भी ये हो सकता है, जैसे अम्लीय वर्षा है, अम्लीय हिमपात है, अम्लीय कोहरा बनने की स्थिति है, अम्लीय जो ओस बनने की स्थिति है, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। दूसरी बात देखिए, अगर एसिड रेन की बात करें कि क्या ये पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है, पर्यावरण पर इसका जो प्रभाव है वो किस तरह का है, पर्यावरणीय जो प्रभाव है, तो एसिड रेन का जो असर है वो कई स्तरों पे देखने को मिलता है। एक एक करके अगर हम बात करेंगे कि आखिर जो भी एसिड रेन है, एसिड रेन के अगर हम प्रभाव की बात करें कि इसका जो प्रभाव है वो क्या होता है, तो देखिए इसका जो पहला प्रभाव होता है वो किसके ऊपर देखने को मिलता है, तो वो मृदा के ऊपर देखने को मिलता है। मृदा के स्तर पे देखेंगे, जो मृदा है इसका जो पीएच वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। मिट्टी की जो बफर कैपेसिटी है, सॉइल की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बफर कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। मिट्टी में जो एसिडिटी है वो 10 से 20 वर्षों तक बनी रहती है। तो जो सॉइल एसिडिटी है वो क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म तक क्या होती है, वो मेंटेन रहती है, और ये 10 से 20 वर्षों की यहाँ पर सीमा कही जाती है। तो इस तरह का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। दूसरा जो एसिड रेन का प्रभाव पड़ता है वो किस स्तर पे पड़ता है, तो वो एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ता है। फसलों का जो उत्पादन है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, वो क्रॉप्स प्रोडक्शन क्या हो जाता है, वो काफ़ी हद तक गिर जाता है, और वो लगभग कहा जाता है कि 10 से 15% तक का क्रॉप प्रोडक्शन गिर जाता है। पौधों की जो रूट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो इससे क्या होते हैं, वो प्रभावित होते हैं, उनको नुकसान होता है। जो भी लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो जल जाती हैं। यही नहीं, अगर वाटर सोर्स की बात करें, जो वाटर रिसोर्स है उनके ऊपर भी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे नदी और जो झीलें हैं, अगर आप रिवर की बात करेंगे, लेक्स की बात करेंगे, तो इनके जल का जो पीएच मान होता है वो क्या हो जाता है, वो प्रभावित होता है, वो कम हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो भी जलीय जीव हैं उन जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से देखें तो गंभीर प्रभाव होता है एसिड रेन का। और अगर हम अपने ऊपर बात करें कि मानव जो है, मानव के क्या स्वास्थ्य के ऊपर भी कोई प्रभाव एसिड रेन का देखने को मिलता है, तो बिल्कुल श्वसन से जुड़ी हुई जो भी गंभीर बीमारियां हैं या जो लोग श्वसन संक्रमण से गुजर रहे हैं तो उनके लिए सबसे खतरनाक होता है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उनमें इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। फेफड़े की बीमारी हो, न्यूरोलॉजिकल अगर कोई दिक्कत हो, तो वैसे व्यक्ति इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। और अगर तेल का जो धुआं है, धुएं में मौजूद अगर भारी धातु है, जैसे लेड है, मरकरी है, और ये अगर किसी भी माध्यम से भोजन श्रृंखला तक अगर पहुंचते हैं तो फिर शरीर में पहुंचकर जो हमारे डीएनए जो संरचना है उसको भी क्या करते हैं, ये प्रभावित कर देते हैं। कैंसर का जो जोखिम है वो उत्पन्न कर देते हैं। तो भारत के संदर्भ में देखेंगे तो ये सारे जो खतरा है वो हमें देखने को मिला है। तेहरान की अगर हम बात करें, जो ईरान की राजधानी है, कि क्या वहाँ पर इस तरह की परिस्थितियों के कारण
कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो तेहरान पहले से ही दुनिया के अत्यधिक प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, और यदि लंबे समय तक वहाँ पर तेल जो कुएं हैं उनमें आग लगी रहती है या इस तरह का तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो धुएं का प्रभाव वहाँ पर लंबे समय तक रहेगा। और ईरान में अगर आप देखेंगे तो ईरान की जो राजधानी तेहरान है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शहरी वायु गुणवत्ता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अर्बन एयर जो क्वालिटी है ये क्या हो सकती है, ये अत्यंत खराब हो सकती है। स्वास्थ्य जो आपात है, कह सकते हैं जो इमरजेंसी है, वो हेल्थ के स्तर पे देखने को मिल सकती है। जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, वो यहाँ पर गंभीर नुकसान के तौर पे देखी जा सकती है। तो यहाँ पर एक गंभीर जो संकट देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पर तनाव है, युद्ध है, संघर्ष है और जो जलवायु परिवर्तन है, इनमें एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आधुनिक जो युद्ध काल है, ये कह सकते हैं सिर्फ मानव संकट तक सीमित नहीं है। ये मानवों के लिए ही केवल संकट उत्पन्न नहीं कर रहे, बल्कि कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जो हमारा पर्यावरण है, उस पर्यावरण के लिए भी क्या है, एक गंभीर संकट ये आज के युद्ध उत्पन्न कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे रूस यूक्रेन के बीच में होने वाला जो युद्ध है, ये लगभग 35 कह सकते हैं मिलियन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन इस युद्ध में हो चुका है। ईरान के तेल भंडारों में जो आग लग रहा है, सैकड़ों कह सकते हैं लाखों जो टन ग्रीन हाउस जो गैस है वो उत्सर्जित हो रही है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये वैश्विक जलवायु जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को कमजोर कर रही हैं। तो वैश्विक तापमान पर भी क्या हो रहा है कि इस तरह के युद्ध का संभावित जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्या है वो भी क्या हो रही है, इससे और गंभीर हो रही है। वैज्ञानिक जो एक अनुमान लगा रहे हैं उसके अनुसार यदि युद्ध और जो भी जीवाश्म ईंधन है उनके जलने की जो भी घटनाएं हैं ये ऐसे ही बढ़ती रहीं, तो वैश्विक जो तापमान है वो लगभग 2.5 से लेकर 3.5 डिग्री सेल्सियस की दर से आगे बढ़ सकता है। और ये सीमा पेरिस जो समझौता है उसका जो लक्ष्य है वो 1.5 है, उससे काफ़ी अधिक और सेवर स्थिति में बनी हुई है। अब इस तरह की जो भी घटनाक्रम है, अगर इसके समाधान की हम बात करेंगे कि समाधान और नीतिगत जो उपाय है वो क्या हो सकते हैं, ईरान के लिए अगर हम बात करें कि ईरान की तरफ से क्या हो सकता है, तो ये कहा जा रहा है कि जो वायु गुणवत्ता है, जो एयर कह सकते हैं कि क्वालिटी है, वहाँ पर उसका कहीं ना कहीं देखें निगरानी सबसे महत्वपूर्ण है कि वायु गुणवत्ता जो निगरानी नेटवर्क है वो ईरान स्थापित करे। प्रदूषित जो मिट्टी है उसको चूने से क्या किया जाए, न्यूट्रलाइज की जाए। प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य शिविर क्या किया जाए, वो स्थापित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो इसके लिए क्या कर सकता है, तो यूएनएपी जो है, WHO है, वो पर्यावरण राहत मिशन संचालित करे। युद्धकालीन जो पर्यावरण संरक्षण कानून है उसे लागू करे। पर्यावरणीय जो अपराध है उसके संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय मुकदमे हैं वो प्रभावी रूप से लागू करे। और अगर हम भारत की बात करें कि इस पूरे मसले पर कि भारत में इस तरह की स्थिति ना हो कि भारत के राज्यों में भी इस तरह के एसिड रेन और वहाँ से उड़ने वाले जो हानिकारक रसायन हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो भारत के आसमान में छा जाए और उसका प्रभाव भारतीयों को गंभीर रूप से झेलना पड़े। तो इसके लिए पाकिस्तान की सीमा के पास वायु गुणवत्ता निगरानी बढ़ानी पड़ेगी भारत को। पूर्व जो चेतावनी प्रणाली है वो भारत को विकसित करनी होगी। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य तैयारियां हैं वो भारत को यहाँ पर स्थापित करनी होगी ताकि विषम परिस्थिति आए तो भारत उसके प्रति पहले से सचेत हो और कार्रवाई करके बैठा हो, तो उससे आसानी से निपटा जा सके। तो इस तरह की जो तैयारी है वो अगर की जाती है, चाहे वो ईरान की तरफ से, भारत के तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो शायद स्थिति की गंभीरता को कम किया जा सकता है और इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। तो इस तरह से आज हमने बात कर लिया कि ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उसका जो प्रभाव है, अब उसका प्रभाव भारत में काले बादल, घने कह सकते हैं एसिड रेन या हानिकारक जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो विभिन्न खतरनाक रसायन हैं, उनके प्रभाव भारत के पर्यावरणीय स्तर पे पड़ने की संभावना जताई जा रही है। और उसमें खास तरफ से देखें पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य में इसके पहुंचने की संभावना प्रबल बताई गई है। तो इसी मुद्दे की हमने चर्चा की और आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।